हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने टाइप के ब्रेविस होते हैं, उसके यूनिट सेल के टाइप देखे थे हम लोगों ने, एंड हर एक यूनिट सेल के अंदर एटम का कंट्रीब्यूशन किस तरह से आता है। जैसे कि हमने बताया था कि प्रिमिटिव सेल है या सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं उसे, उसमें हर एक कॉर्नर के ऊपर एटम होता है और कॉर्नर का हर एक कॉर्नर जो है या हर एक कॉर्नर के ऊपर जो एटम या आयन है वो अपना 1/8 पार्ट यूनिट सेल को देता है। फेसिस कितनी होती है? 6। फेसिस के ऊपर जो एटम या आयन रखे होते हैं वो अपना 1/2 कंट्रीब्यूशन हर एक यूनिट सेल को देता है। एजिस के सेंटर के ऊपर जब भी हम लोग किसी एटम या आयन को रखते हैं तो वो अपना 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। एंड बॉडी सेंटर्ड में जो एटम रहता है वो 100% पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन देता है। ये चीज की डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, ये याद नहीं है तो आज दिक्कत होगी आप लोगों को थोड़ी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? एग्जांपल बहुत सिंपल है, सभी एग्जांपल को आप जानते हो। ये मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, जबकि ग्लास आपको पता है नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में आता है, राइट? तो यहां पर आंसर क्या होगा? ग्लास। आंसर इज 4। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट एमोर्फस सॉलिड। इनकरेक्ट देखना है बेटा, करेक्ट नहीं देखना है। तो पहले तो देखो दे आर एनआइसोट्रॉपिक, पहला ही इनकरेक्ट है। आप सबको पता है कि एमोर्फस सब्सटेंस जो है वो प्रॉपर्टी में आइसोट्रॉपिक होते हैं। उनकी कोई भी डायरेक्शन में जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सभी कैसे रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के साथ उनकी अरेंजमेंट रैंडम ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, तो ध्यान रखना। दे आर एनआइसोट्रॉपिक पहला ही आंसर है, आगे देखने का मतलब ही नहीं बनता। फिर भी देख लेते हैं। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, देयर इज अ नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो आंसर तो एक ही रहेगा। ये तीनों तो करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। ये तीनों कैसे स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है। एक ही ऐसा है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन वाला है। असर्शन एंड रीजन में असर्शन क्या बोल रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक। असर्शन सही है कि नहीं पहले तो इस स्टेटमेंट को समझो। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक। अब यहां पर देखो दे आर एनआइसोट्रॉपिक, इसे हमने इनकरेक्ट बता दिया। किसके लिए? एमोर्फस के लिए। मींस एमोर्फस के लिए एनआइसोट्रॉपिक नहीं है तो क्रिस्टल के लिए तो एनआइसोट्रॉपिक होगा। मींस ये ट्रू है। असर्शन कैसा है बेटा? ट्रू है। एंड रीजन क्या बताया है इसके लिए? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। सही बात है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। मींस रीजन भी सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक ड्यू टू क्लोजली पैक्ड? नो, उनकी अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट है और डायरेक्शन वाइज वो चेंज हो जाती है। ये इसके पीछे रीजन है। तो दोनों सही तो है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो आंसर आएगा बी। देखो आपको ये शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ए आंसर कब हो सकता है? असर्शन एंड रीजन दोनों सही हो एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का। बी आंसर कब आता है? दोनों सही हो बट रीजन असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता है। सी कब आता है? असर्शन सही हो, रीजन गलत हो। रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू। एंड डी दोनों फॉल्स। दोनों जब फॉल्स होते हैं
तब डी आंसर आता है। तो आपको ध्यान रखना है अभी आंसर क्या आएगा, बी। दोनों सही है बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर? चलिए नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल एज पर ब्रेविस। एज पर ब्रेविस हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड फिर उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को देखेंगे। सबसे पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम लोग दो तरह में या दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे बोलते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। सिर्फ कॉर्नर के ऊपर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एटम हो या आयंस हो, कुछ भी, लेकिन सिर्फ कॉर्नर के ऊपर अवेलेबल है तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। इस प्रिमिटिव को हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। यह है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट बिसाइड्स कॉर्नर्स। बिसाइड्स कॉर्नर्स मींस कॉर्नर के ऊपर भी होने चाहिए एंड कॉर्नर के अलावा कहीं और भी होने चाहिए। अब कहीं और का क्या मतलब है, कहीं और वो फेस के सेंटर पे हो सकता है, बॉडी के सेंटर पे भी हो सकते हैं या एंड सेंटर पे हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिसाइड्स कॉर्नर ये तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है। फेस सेंटर, जिसमें फेसिस के ऊपर, फेसिस के सेंटर के ऊपर एटम होता है। कॉर्नर के तो ऊपर होता ही है बट फेस के सेंटर के ऊपर भी होता है। बॉडी सेंटर में क्या होता है बेटा, कॉर्नर के ऊपर होता है एंड बॉडी के सेंटर के ऊपर होता है। एंड एंड सेंटर में कॉर्नर एंड एंड सेंटर। एंड सेंटर आपको पता होना चाहिए। हम यदि ये क्यूब अज्यूम करें, इस क्यूब को हम अज्यूम करें तो यहां पर कॉर्नर के ऊपर एटम आ गए और कोई भी दो सामने की फेसिस के सेंटर के ऊपर एटम है तो उसे एंड सेंटर बोलते हैं। मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन कर दिया है तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। इन एंड सेंटर देखो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर एंड एनी टू ऑपोजिट फेसिस सेंटर। कॉर्नर के ऊपर एंड कोई भी दो ऑपोजिट फेसिस के सेंटर के ऊपर। जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे, ये दोनों साइड में भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। दो फेसिस के ऑपोजिट सेंटर के ऊपर एटम होने चाहिए एंड कॉर्नर के ऊपर होने चाहिए। एंड सेंटर टाइप ऑफ ब्रेविस लेटा इज प्रेजेंट ओनली इन ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। आपको पता होगा बेटा, मैंने 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आपको बताया था। वो 7 टाइप में हमने देखा था दो जगह पे, एक ऑर्थोरोम्बिक एंड दूसरा मोनोक्लिनिक। ये दोनों में हमने ब्रेविस के टाइप देखे थे तो उसमें एंड सेंटर आता था। ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक हैविंग अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गई टाइप्स। अब ये सभी टाइप के हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। खास करके हमें प्रिमिटिव, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं, ये एफसीसी बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बीसीसी, ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एससीसी, एफसीसी, बीसीसी। एंड सेंटर में ज्यादा कोई डिटेल हमारी बुक में नहीं है, या आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे एससीसी से। देखिए टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसके टाइप हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। सबसे पहला कौन सा है बेटा, सिंपल या प्रिमिटिव या बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल। बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल भी हम लोग इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट होते हैं। अब ये 8 कॉर्नर के ऊपर आपको एटम दिख रहे हैं तो ऐसे सेल को, ऐसी यूनिट सेल को हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव या बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। लेकिन बेटा इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझाओ तो ये जो सेंटर है यूनिट से एटम का सेंटर है, एटम का जो सेंटर है बेटा, इस सेंटर को कनेक्ट करती हुई मैं लाइन ड्रॉ करूं। एटम के सेंटर को कनेक्ट करती हुई मैं लाइन ड्रॉ करूं तो एक्चुअल में ये सेंटर भी है, यहां पर भी सेंटर है, ऐसे होगा कि नहीं? ये सेंटर हो गए, इसके पीछे से आए गए और यहां पर पीछे सेंटर हो गए। तो आप देख सकते हो यहां पर
कि ये जो सेंटर है वहां पर एक पूरा का पूरा एटम है, ये कॉर्नर के ऊपर एटम है, ये दूसरे कॉर्नर के ऊपर एटम है, तीसरे कॉर्नर के ऊपर, चौथे कॉर्नर के ऊपर, ऐसे 8 कॉर्नर के ऊपर एक एटम प्रेजेंट है। अब बेटा 8 कॉर्नर के ऊपर जो 8 एटम प्रेजेंट है, क्या पूरा का पूरा एटम जो कॉर्नर के ऊपर एटम होता है वो पूरा का पूरा एटम क्या वही यूनिट सेल में होता है? आप जरा 3 डायमेंशन को सोचो। मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉर्नर कितने यूनिट सेल के साथ अपना कंट्रीब्यूशन देता है, 8 यूनिट सेल के साथ। मैंने वापस आपको एक बार अज्यूम करवा लो, याद रखो, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का एक कॉर्नर सोचो। कॉर्नर सोचा, इस रूम के बिल्कुल साइड में ऐसा ही रूम हो सकता है कि नहीं? जो 2 रूम आपने, ये आप जो बैठे हो वो रूम और उसके साइड में जो रूम आपने सोचा उसके साइड में भी 2 रूम हो सकते हैं, और जो 4 एक ही फ्लोर के ऊपर आपने रूम सोच लिए तो उसके ऊपर भी तो 4 हो सकते हैं, और यहां पर आप होल्ड करोगे तो आप 8 रूम में जा सकते हैं। मिस कॉर्नर के ऊपर जो एटम है वो 1/8 पार्ट हर यूनिट सेल में देगा, अपना 8वां पार्ट हर एक यूनिट सेल को देगा। आप लोग देखो, ये ऊपर के एरिया को मैं हटा दूं, ऊपर के एटम को मैं हटा दूं तो ऐसी कुछ अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये पोर्शन कौन सा पोर्शन आया? 1/8 पोर्शन आ गया। समझ में आ रहा है? ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये दूसरे एटम का 1/8 पार्ट आ गया। अब बेटा यहां से लेके यहां तक ये एज लेंथ a मान ली जाए, मींस ये बात कर रहा हूं मैं, ये एज लेंथ को मैं a मान लूं तो ये a की वैल्यू कितनी होगी जरा देखो, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? r दिख रही है। कितनी दिख रही है? r, मींस रेडियस दिख रही है। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? r दिख रही है, तो ये भी तो r हो गई। अब r n r कितना हो गया बेटा? 2r हो गया। तो यहां पर एज की वैल्यू, एज लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई? 2r हो गई। नहीं समझ आया? देखो, एक कॉर्नर एंड दूसरे कॉर्नर का जो एटम है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है कि नहीं? देखो बेटा, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू रेडियस r, कॉर्नर से लेके यहां तक की वैल्यू रेडियस r, तो दोनों रेडियस का टोटल करो तो a = 2r। सिंपल, यहां पर भी आप ऐसा ही सोच लो, ये सेंटर है, ये पूरी की पूरी लेंथ को हम लोग एज लेंथ a मान ले, तो यहां से ये यहां से ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है बेटा बताओ? r है कि नहीं? ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है, तो ये एज लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 2r। तो यहां से रेडियस निकालनी है मुझे, तो r = a/2 निकल के आ सकती है। तो सिंपल क्यूबिक लेटिस के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रेडियस = एज लेंथ बाय 2, एज लेंथ बाय 2। यहां पर आप सोचोगे सर यहां पर तो एटम छोटे हैं, बेटा वो लिखने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे ड्रॉ करें, बाकी एक्चुअल में यहां से ये ऐसा कुछ होगा, ये सेंटर हो गया इसका, यहां से ये कनेक्टेड है दोनों। समझ में आ रहा है? तो ये रेडियस r, ये रेडियस r और ये a की वैल्यू 2r हो गई। a की वैल्यू 2r और r की वैल्यू a/2 हो जाएगी। क्लियर सबको? चलिए, अब आपको पता ये होना चाहिए, ये पॉइंट अलग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। वन फेस का स्टडी करते हैं। वैसे 3 डायमेंशन होता है क्यूब तो बेटा, लेकिन यदि हम लोग एक फेस को पकड़ के चले, आगे की फेसेस को पकड़ के चले, तो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, अभी वही एक्सप्लेनेशन अगेन आ रहा है। यहां से ये डिस्टेंस कितना? r, यहां से ये डिस्टेंस कितना? r, और पूरा डिस्टेंस कितना? a, एज लेंथ। तो एज लेंथ a = 2r हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। r = a/2। दूसरी चीज बेटा, कॉर्नर कितना है सिंपल क्यूब में? 8। हर एक कॉर्नर कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है एटम का? 1/8। तो आप सबको पता है कि 1/8 पार्ट कॉर्नर से आ रहा है। ऐसे कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर का 8वां पार्ट आएगा, तो टोटल मिला के एक एटम का कंट्रीब्यूशन देंगे। तो 8 कॉर्नर मिला के, नीचे के 4 ऊपर के 4, 8 कॉर्नर मिला के
सिर्फ एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को दे रहे हैं, तो 1 एटम पर यूनिट सेल, 1 एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब ये 1 एटम आ रहा है तो Z की वैल्यू कितनी आएगी? 1। जिसको थोड़ा सा अलग से समझाऊं मैं, ध्यान रखो, इसको समझो जरा। आप लोगों को यहां पर 8 एटम तो दिख ही रहे हैं, लेकिन हर किसी का कौन सा पार्ट आ रहा है? 1/8 पार्ट। तो ये जो है 1/8 पार्ट देगा, ये अपना 1/8 पार्ट देगा, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, ये 1/8, ये 1/8, और इसके बिल्कुल पीछे भी एक होगा जो 1/8 देगा। होगा कि नहीं? कितनी बार आ रहा है बेटा ऐसा? 8 टाइम्स। अब 8 बार 1/8 पार्ट को आप टोटल में लीजिए तो 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा। हर एक कॉर्नर पे एटम है, लेकिन वो एटम का सिर्फ 8वां पार्ट 1 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है, राइट? तो उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से देखें तो सिंपल क्यूबिक लेटिस या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर भले 8 कॉर्नर और 8 एटम प्रेजेंट है, बट हर एक कॉर्नर का तो 8वां पार्ट ही आ रहा है, और हर एक कॉर्नर का जब 8वां पार्ट आता है तो एक ही एटम पूरा यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो Z की वैल्यू सिर्फ कितनी है? 1। देखो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, इन दिस केस 1 एटम लाइज एट द ईच कॉर्नर। हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एटम लाई करता है। Hence simple cubic unit cell contain a total 1/8 part of every corner, so 1 atom per unit cell आएगा। 1 atom per unit cell, that means Z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर। पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता होगा, कोई भी क्यूब ले लिया जाए बेटा, जैसे कि यहां से मैं कोई भी एक क्यूब कंसीडर करूंगी, कोई भी क्यूब आप ले लो, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना? तो इसकी हाइट a है, इसकी विड्थ a है, a है, तो यहां पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा कि नहीं? तो पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम तो a क्यूब है, लेकिन उसमें से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? तो एटम कितने हैं? 1 एटम। तो एटम ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम का, उसी को उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। तो वही है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। देखो एक चीज और याद रखिए बेटा, एटम को पूरे चैप्टर में हम स्फीयर मान रहे हैं। अब स्फेरिकल शेप है और स्फीयर है, तो यहां से ये वैल्यू कितनी? रेडियस r। तो इस स्फीयर का मुझे वॉल्यूम, इस एटम का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, इट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एटम। क्लियर है? 4/3 पाई r क्यूब ये एटम का वॉल्यूम है बेटा। अब यदि ये वॉल्यूम है तो पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल कितने एटम है? 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब इसको देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो यहां पर Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। 4/3 पाई r क्यूब क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ एटम, ये रहा 4/3 पाई r क्यूब। एंड नीचे V क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना कंसीडर किया? a क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया a क्यूब। Z की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पर r की वैल्यू कितनी है? सिंपल में, सिंपल यूनिट सेल में r की वैल्यू कितनी है बेटा? a/2। a/2, तो a/2 का क्या करेंगे? क्यूब। इसकी कैलकुलेशन करो तो π/6 जो आ रही है 0.524। 0.524 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में निकालने के लिए, तो आंसर विल बी 52.4%। 52.4% जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूब यूनिट सेल की। सिंपल यूनिट सेल
या बेसिक यूनिट सेल जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है बेटा 52.4%, वेयर r is equal to a by 2, a is equal v is equal to a cube, and z की वैल्यू 1 है। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल क्यूब 52.4% टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम। अब मान के चलो ये पूरा जो यूनिट सेल है उसका 52.4% एटम से ऑक्यूपाई हो गया, तो बाकी रही जगह जो है उसे एम्प्टी स्पेस बोलेंगे, वॉइड स्पेस बोलेंगे। तो वॉइड स्पेस यदि पूछी जाए तो वॉइड स्पेस कैसे निकालोगे? 100 में से 52.4 को माइनस करोगे तो 47.6%। 47.6% is a percentage void space in a simple cubic। सिंपल क्यूब की बात चल रही है बेटा। सिंपल क्यूब के अंदर 47.6% परसेंटेज वॉइड्स है। क्लियर? अब एक पॉइंट और, ये सी पॉइंट खत्म हुआ, अब डी पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। डी पॉइंट दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप सबको पता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर किस चिड़िया का नाम है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, कोई भी एटम के नजदीक के नेबर, मैक्सिमम नेबर एटम के नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को जरा समझिए। तो ये जो सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब को दो तरीके से मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं। देखो, सिंपल क्यूब ड्रॉ करना है मुझे। राइट? अब यहां पर एक एटम है मिडल में, वो मैक्सिमम कितने एटम के साथ कांटेक्ट में हो सकता है? यहां पर दो हो सकते हैं, यहां पर दो हो सकते हैं, और ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देखो 2 2 4 2 6, दैट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 6। सिंपल। तो सिंपल क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको समझने का और एक तरीका है। सिंपल क्यूब में होता क्या है? एटम एटम से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक नॉर्मल अरेंजमेंट से। अब ये बेटा एक हमारी नॉर्मल अरेंजमेंट है, ये 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होती है, तो इसके पीछे भी ऐसे एटम्स होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके पीछे भी इस तरह से एटम्स होंगे। अब आप जरा सोचिए कि यहां पर ये जो एटम है वो कितने एटम के साथ कनेक्टेड है? तो 4 तो आपको दिख ही रहे हैं, नीचे ऊपर दो साइड में, लेकिन इसके आगे भी एक एटम होगा, इसके पीछे भी एक एटम होगा, क्योंकि हमें बात करनी है 3 डायमेंशन में। और जब भी हम लोग 3D में बात करते हैं तो आगे एक एटम होता है, एक पीछे एटम होता है, और इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भाई कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आएगा। बोलो, एनी डाउट? समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब देखना है हम लोगों को बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर के बारे में देखना है बेटा। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल किसे बोलते हैं? पहले तो बॉडी के सेंटर में एक एटम हो एंड कॉर्नर के ऊपर 8 हो। तो 8 कॉर्नर के ऊपर तो 8 एटम होते ही है, बट उसके साथ बॉडी के सेंटर पे भी यदि एटम है तब जाके हम उसे क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। एनी डाउट? क्लियर है ये? चलिए, अब इसमें होता क्या है, आपको ये चीज समझनी है कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को कनेक्ट करती हुई मैं लाइन ड्रॉ कर लूं ऐसे, तो ये हो गई आपकी एज लेंथ a। अब यहां पर जो सिंपल क्यूब में मैंने a इज इक्वल टू लिखा था 2r, याद करिए। क्या यहां पर भी मैं लिख लूं एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r? बिल्कुल सही। ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? रीजन ये है कि यहां पर देखो आप, एटम यहां पर खत्म हो जा रहा है, ये एटम यहां पर खत्म हो जाता है, तो रेडियस r, बट उसके साथ थोड़ी गैप रहती है। दोनों एटम एक दूसरे के डायरेक्टली टच होते हुए नहीं निकल रहे, मींस दोनों के स्फीयर आपस में कनेक्टेड नहीं है।
सो हम लोग एज लेंथ को 2r यहां पर नहीं ले सकते। लेकिन यदि मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ करूं, बॉडी डायगोनल की लाइन ड्रॉ करूं बेटा, तो बॉडी डायगोनल में क्या हुआ, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है और बॉडी डायगोनल की भी रेडियस r है, तो ये टोटल बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी हो गई 4r। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि बॉडी डायगोनल जो है उसकी वैल्यू याद रख लीजिए। बॉडी डायगोनल की लेंथ मैंने क्या आपको याद रखवाई थी, याद है कि नहीं, √3a। बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, √3a। बेटा √3a ये बॉडी डायगोनल की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव करी थी। अभी आ रही है r एंड r 4r, तो यहां पर r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, √3/4 into a। r की वैल्यू कितनी आएगी, √3/4 into a। 4 नीचे की तरफ आएगा, √3/4 into a। ये वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, r की वैल्यू आ रही है। दिस इज द रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूब। बात समझ आ रही है? देखो यहां पर भी आप समझ सकते हो, ये लाइन यहां से ये एज लेंथ है, लेकिन ये एज लेंथ क्या r एंड r का टोटल है क्या, 2r है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में गैप भी तो है, तो यहां पर 2r नहीं है। लेकिन मैं यदि इसको यहां से कनेक्ट करूं, थोड़ा सा दिखाई दे ऐसे कुछ करते हैं, चलो यदि मैं इस लाइन से इसको कनेक्ट करूं तो ये रेडियस r हो गई, ये आधी रेडियस एटम की हो गई, ये एटम की दूसरी आधी रेडियस और ये r, तो ये हो गई 4r, ये हो गई 4r। और आपको पता है कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू हम लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके थे, √3a। तो √3a तो है और यहां पर 4r है, तो √3a = 4r। r की वैल्यू हो गई √3/4 into a। बात समझ आ रही है? सो यहां पर हमने रिलेशन निकाल लिया, वही रिलेशन यहां पर और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। यहां पर मैंने हार्ड स्फीयर लिए है, मैंने यहां पर ओपन स्फीयर लिए है, जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आए चीज। देखो ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर के ऊपर इस एटम को रखा गया है, तो ये इसकी हो गई रेडियस r। ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर के ऊपर एटम को रखा गया है, इसकी रेडियस हो गई r। यहां से यहां तक ये सेंटर हो गया बॉडी सेंटर का एटम। बॉडी सेंटर के एटम की ये रेडियस कितनी बेटा, r। ये रेडियस कितनी, r। टोटल बॉडी डायगोनल की टोटल वैल्यू कितनी, r प्लस r प्लस r प्लस r, दैट मींस कितनी, 4r। एंड बॉडी डायगोनल जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3a। इसमें से मैं r को मास्टर कर लो तो r आ जाएगा √3a/4। आपको ये याद रखना है, बॉडी डायगोनल के लिए आता है √3a/4। ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक ही चीज में प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि यहां पर भी यदि आपने एज लेंथ की वैल्यू 2r मान ली तो आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ की वैल्यू 2r बिल्कुल आती है, लेकिन बॉडी सेंटर में एज लेंथ की वैल्यू 2r कभी नहीं आती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। लेकिन उससे पहले देखना होगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। कितने एटम एक बीसीसी में हो सकते हैं? देखो 8 कॉर्नर है बेटा, 8 कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है और आप सबको पता है कि एटम कॉर्नर पे है तो कौन सा पार्ट वो कंट्रीब्यूट देता है। कंट्रीब्यूशन कौन से पार्ट का होता है, 1/8 पार्ट का। एंड बॉडी के सेंटर में जो एक एटम है वो तो सिर्फ वही यूनिट सेल का है। जैसे एक ये रूम है, इसे यूनिट सेल मान लिया जाए और यहां से कनेक्ट होती हुई सामने एक डायगोनल जा रही है, यहां से कनेक्ट होती हुई सामने एक डायगोनल जा रही है। दोनों डायगोनल जहां पर क्रॉस कर रहे हैं वहां पर एक एटम है और वो एटम तो सिर्फ और सिर्फ यही यूनिट सेल का होगा। सही है, किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। दैट मींस ये बॉडी सेंटर का एटम आ गया एंड बॉडी सेंटर का एटम किसी के साथ शेयर नहीं होता है। ये कॉर्नर के एटम, तो कॉर्नर से 8 से 8 कट होगा तो एक एटम कॉर्नर से आएगा,
एक बॉडी के सेंटर से आएगा तो यहाँ पर 2 एटम पर यूनिट सेल आएंगे। देखो 1/8 कहां से आ रहा है बेटा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 आ रहा है, एक सेंटर है एक एटम है 1 तो 1 + 1 2 एटम पर यूनिट सेल, दैट मींस यहां पर Z की वैल्यू आ गई 2। Z की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। समझ में आ रहा है। देखो यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कैसा क्यों है, ऑलरेडी आप जानते हो। In this case, one atom lies at the each corner of the cube. Thus, contribution of 8 corner कितना होगा 1/8 into 8 1। तो ये 1 कहां से आया, कॉर्नर से। While that of a body center is 1 in the unit cell. Body center कितना होता है, एक ही होता है। Hence, total number of atom per unit cell, ये एक आया कॉर्नर से, एक आया बॉडी सेंटर से, 2 एटम पर यूनिट सेल, 2 एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन देगा। अब हमको देखनी है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से गुजकेट में एक बार सवाल आया था, इसकी भी मैं बात करूंगा अभी। अब पैकिंग एफिशिएंसी को देखते हैं। देखो पैकिंग एफिशिएंसी में हम क्या देखते हैं, Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। आप लोगों को रेडियस की वैल्यू पता है, इसकी रेडियस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्क्राइब करी बेटा, √3a/4 ये रही, सॉरी ये रही √3a/4, ये ले लो बात एक ही है √3a/4। तो अब इसके बारे में हमें यहां पर यूज करना है। तो रेडियस है हमारी √3a/4, तो r की वैल्यू √3a/4 है, z की वैल्यू 2 है, एंड कोई भी क्यूब है तो क्यूब का a क्यूब वॉल्यूम होता है। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है या फिर प्रूव भी कर सकते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z मींस नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, हर बार ये बदलता जाएगा। सिंपल क्यूबिक है तो पर यूनिट सेल एक एटम आता था, BCC है पर यूनिट सेल 2 एटम आ रहे हैं, एंड XCC आएगा तो पर यूनिट सेल 4 एटम आएंगे। कैसे वो आगे जाके पता चलेगा। 4/3 πr³ स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दिया जिसमें r³ है बेटा। चलिए Z की वैल्यू कितनी पुट करो 2, r की वैल्यू कितनी रखो 4 √3a/4 उसका क्यूब कर लो। नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना a³ ये रहा। ये सभी वैल्यू को रखने के बाद आंसर आया √3π/8 जो आता है 0.68, जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 68%। कितना आएगा बेटा 68% आएगा। तो ये 68% वॉल्यूम जो है वो एटम ने ऑक्यूपाई कर लिया, किसके अंदर, BCC के अंदर, बॉडी सेंटर के अंदर 68% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम। तो 100 में से 68 को माइनस करो, 32% वॉइड स्पेस होगी बेटा। 32% क्या होगी, वॉइड स्पेस होगी। तो देखो 68% of total volume is occupied by the atoms, so percentage void या percentage void space is equal to 32%। 32% empty space होगी। अब गुजकेट में जो सवाल आया था वो सवाल किस तरह का था, गुजकेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने परसेंटेज BCC के अंदर void space होती है, या एटम से ऑक्यूपाइड नहीं हुई है ऐसी स्पेस कितने % है BCC के अंदर। कुछ लैंग्वेज इस तरह की थी कि बच्चे समझ नहीं पाए थे लैंग्वेज को। एटम से ऑक्यूपाइड नहीं हुई ऐसी स्पेस BCC के अंदर कितनी। अब ऑक्यूपाइड नहीं हुई ऐसी स्पेस का मतलब क्या होता है बेटा, वॉइड स्पेस। कितनी, आंसर कितना आएगा 32% आएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो हमने आज क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस किए, फिर हमने सिंपल क्यूबिक सेल जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच का रिलेशन देखा। BCC के अंदर हमने क्या किया, एज लेंथ एंड रेडियस के बीच का डिफरेंस देखा, पैकिंग एफिशिएंसी। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर हमको देखना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का देखना है तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर एक BCC यूनिट सेल को कंसीडर करो।
इसके कॉर्नर के ऊपर 8 कॉर्नर के ऊपर एटम होंगे। 8 कॉर्नर के ऊपर एटम है और यहां से हम लोग इसे कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर बीच में एक एटम आएगा जिसे बॉडी सेंटर बोलते हैं बेटा। अब ये जो बॉडी का सेंटर है उसके ऊपर 4 एटम कनेक्टेड होंगे, नीचे 4 एटम कनेक्टेड होंगे। तो ये एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8। एग्जांपल है CsCl, सीजियम क्लोराइड। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ BCC। याद रखना, एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो सीजियम क्लोराइड BCC टाइप का स्ट्रक्चर रखता है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, जिसमें ऊपर के 4 कॉर्नर, नीचे के 4 कॉर्नर एक ही एटम के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसको देखा जाए तो ऐसे यहां से भी देख सकते हो आप लोग। देखो ये बीच का जो ब्लैक कलर का आपको एटम दिखता है ये बॉडी सेंटर का है। ऊपर के 4 एटम, नीचे के 4, एक इसके बिल्कुल पीछे होगा जो नहीं दिख सकता। यहां से भी देख सकते हो ये बीच का एटम है बॉडी सेंटर, ऊपर 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 8। तो ये बीच का एटम टोटल 8 एटम से कनेक्टेड है और इसीलिए हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना डिस्क्राइब करते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ले रहे हैं इसका 8। ओके, तो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फेस सेंटर के पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो सवाल हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, सो प्लीज थोड़ा ध्यान रख के उसे करना है। आप लोगों को जितना बताया है वो याद करोगे तब जाके सवाल आप कर पाओगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।